नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम देख रहे हैं फिर से प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़े। उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और भी बेहतर आप रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियो पसंद है, क्लासेस पसंद है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ में क्लास को लाइक भी कीजिए। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी का हिंदी का जो बैच है वो संचालित है नाम मात्र शुल्क के साथ में। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, विस्तृत और सरल रूप में, कम पैसे में बहुत अधिक पढ़ना चाहते हैं, 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। इस बार जो क्लासेज हैं वो निःशुल्क से बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर प्रयास रहता है कि आपको 100% पर कक्षा में ही तैयार कराया जाए। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, समय से बैच ज्वाइन कर लीजिए। कम समय में अधिक तैयारी आप यदि करना चाहते हो। इसी के साथ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट है हमारा। प्रैक्टिस सेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, जिनमें प्रति एक में प्रश्नों की संख्या 125 है। यदि कुल प्रश्नों की संख्या बात की जाए 50 टेस्ट पेपरों में तो 6250 प्रश्न हैं। यहाँ पे दूसरी बात यह है कि जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही नवीन प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। नवीन प्रश्नों को तो संकलित किया ही गया है, साथ ही में प्रश्नों की जो तकनीकी है, प्रश्नों को रखने की जो तकनीकी है वो भी नई इसमें ईजाद की गई है, क्योंकि पेपर जो है वो थोड़ा सा दूसरे स्तर से अब आने लगे हैं। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, साथ ही में बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, वो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में यदि आप डेमो टेस्ट पेपर भी लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको बहुत कुछ नवीन जानकारियाँ मिलेंगी। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मात्र 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर है। और ये टेस्ट पेपर आपको बहुत ही, आपकी तैयारी, आप खुद का मूल्यांकन खुद से कर सकते हो, स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से कर सकते हो कि हमारी तैयारी किस स्तर तक की है। जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। आपको बताना है कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति, घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। बताइए, तो कवित्त रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो सेनापति हैं। आप जगन्नाथ दास रत्नाकर से कवित्त रत्नाकर के नाम ना लगाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। आपको बताना है नंददास किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य के, विट्ठलनाथ के, रामानंद के, निम्बार्काचार्य के। अगर बात करें तो वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे जो बड़े हैं। कृष्णदास, सूरदास, परमानंद दास और कुंभनदास। बात करें तो वल्लभाचार्य जी के भी 4 शिष्य थे। आप देखेंगे छीत स्वामी, गोगोंदी स्वामी, चतुर्भुज दास और आपके नंददास, बी विकल्प। रामानंद जी के 12 शिष्य माने गए हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 12.5 शिष्य माने हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक ने कहा है। आपको बताना है कि कबीर को बाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ऐसा कहने वाले आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। आपको बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा कवि है
जिसको अभिनव जयदेव कहा जाता है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। तो अभिनव जयदेव की जो उपाधि से विभूषित हैं या जिनको कहा जाता है वो हैं आपके विद्यापति। विद्यापति की अगर बात करें तो अन्य जो उपाधियां हैं इनकी, अभिनव जयदेव है, कवि शेखर है, कवि कंठहार है, कवि रंजन है, राज पंडित है, खेलन कवि है, सरस कवि है, कवि रत्न है, नव कवि है और मैथिल कोकिल है। अनेक उपाधियां हैं विद्यापति जी की और रचनाओं में कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है और विद्यापति पदावली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रणेता माने जाते हैं। मुक्त छंद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? निराला, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। मुक्त छंद, वर्णिक छंद मात्रिक छंद होता था, लेकिन निराला जी ने आपके जो है मुक्त छंद का भी प्रवर्तन किया, तो निराला जी माने जाते हैं, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। इसमें सत्य ना कीजिए बच्चे, इसमें असत्य कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है और है पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। ये आप सभी का सही ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो छायावाद युग के कवि हैं, ना कि भारतेंदु युग के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है कि जो संस्कृत के कवि, हमने कहा आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम संस्कृत के प्रश्नों का भी थोड़ा समावेश इसमें करने लगे हैं, आगे आगे बढ़ेंगे। आप बताइएगा कि महाकवि कालिदास जो संस्कृत के कवि हैं वो किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है कि जो सूरदास है वो किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या मानस का हंस। आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सूरदास है वो प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, इसका पात्र है। दूसरी बात ये, यहाँ पे मानस का हंस दिया गया है जिसके पात्र जो है तुलसीदास हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका खंजन नयन उपन्यास दिया होता अमृतलाल नागर जी का, मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का है, और यदि खंजन नयन आपके अमृतलाल नागर का उपन्यास दिया होता, रंगभूमि भी दिया होता, तो दोनों का पात्र जो है आपका सूरदास होता। ठीक है बच्चे, शुरू के तीनों जो उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, ये आपके प्रेमचंद के हैं और मानस का हंस आपके अमृतलाल नागर का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? आपको बताना है कि इस रचना में, किस रचना में जो है गेहूं और गुलाब, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, कला और संस्कृति का, राजतंत्र का या पूंजीवाद का। बात करें तो गेहूं और गुलाब में जो गुलाब है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन अगर आप गेहूं गुलाब की अगर बात करोगे निराला की कविताओं में तो वहाँ पे शोषित का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो गेहूं है इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी के में वो भूख का प्रतीक है, गेहूं भूख का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, हानुष नाटक के रचनाकार हैं। आपको बताना है हानुष नाटक किसने लिखा है? कुसुम कुमार ने, रमेश बख्शी ने, भीष्म साहनी ने, मोहन राकेश ने। हानुष के जो रचनाकार हैं भीष्म साहनी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? आपको बताना है कि बीज वपन काल आदिकाल को किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है?
तो सिद्ध सामंत युग। इसी के साथ में बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है और बीज बपन काल कहने वाले आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सी विकल्प आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार है। आपको बताना है संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है। मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगूड़ी। संसद से सड़क तक जो रचना है वो धूमिल की है, सुदामा पांडे धूमिल की। मुक्तिबोध की आपको पता है चांद का मुंह टेढ़ा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगली रचनाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। आपको बताना है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, भूषण, ठाकुर या आलम। शिवा बावनी लिखने वाले जो हैं आपके ओज रस के कवि भूषण हैं। इनकी अगर बात करें तो इन्होंने लिखी है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, ये सभी जो हैं शिवा बावनी आपके भूषण की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है। कई तरह से प्रश्न बनते हैं, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है। कथाकार यानी कि उपन्यास और कहानी लिखने वाला। कृष्णा सोबती, ममता कालिया, मृणाल पांडे, निर्मला सेन। बात करें, कृष्णा सोबती ने भी लिखा है जिंदगी नामा डार से बिछुड़ी। ममता कालिया ने भी लिखा है बेघर। मृणाल पांडे ने भी लिखा है। अब जो बचे वो है आपके निर्मला सेन। निर्मला सेन जी की बात करें तो ये मूलतः जो हैं आलोचक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। आपको बताना है त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों को रखा गया है। कबीर सूर तुलसी, जायसी सूर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी लिखी है। इसमें किनको लिखा है तो इसमें आपको ध्यान रखना है जीएसटी जो लगती है उसको ध्यान रख लीजिएगा। जायसी सूर और तुलसी। यहाँ पे कम ट्रिक दे रहे हैं, लेकिन जो क्लासेस चल रही हैं उनमें अधिकांशतः ट्रिक के माध्यम से ही हम पढ़ा रहे हैं। बच्चों को बहुत सरल रूप में तथ्य जो हैं तैयार हो रहे हैं, रचनाएं भी साहित्य में और अन्य तथ्य भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। आपको बताना है गद्य पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसको क्या कहते हैं। खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य, मुक्तक काव्य। तो इसमें गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है राजा निर्वंशिया किसने लिखी है। कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, राजेंद्र यादव। अब बात करें तो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अन्य कहानियों में तलाश है, बयान है, नीली झील है, मांस का दरिया है। आगे बढ़े। प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव है। आपको बताना है निर्वेद किसका स्थायी भाव है। रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, भयानक रस। निर्वेद जो स्थायी भाव है वो शांत रस का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बताना है क्या अर्थ होगा। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। तो देखो, सच्चाई का पता लगना तो हो सकता है, लेकिन जो मुख्य रूप से सटीक है वो है भेद प्रकट होना। जो तुमने छुपा रखा था वो भेद तुम्हारा प्रकट हो गया है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। आपको बताना है रसज्ञ रंजन किस निबंधकार की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बात करें तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। रसज्ञ रंजन साहित्य सीकर, इन्हीं की बात कर लें। साहित्य सीकर
कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य कुठार, वनिता विलास, ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। शुक्ल जी की बात करोगे तो चिंतामणि है 4 भागों में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करोगे तो अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रभा, आलोक पर्व, कुटज, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। बाबू गुलाब राय की आप बात करोगे तो मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, ये सभी जो हैं आपके बाबू गुलाब राय के निबंध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं। आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है। अगर बात की जाए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, तो ये जो है आपकी 4 भागों में है। जिसमें बात करें क्या भूलू के याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985, 4 भागों में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। आपको बताना है कि सरस्वती की पत्रिका की किस कहानी से हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है। इंदुमती, नाचिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी, यमलोक की यात्रा। तो इसमें अगर बात करें तो इंदुमती से ही जो है किशोरीलाल गोस्वामी की है इंदुमती, इसी से आपकी आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है जो सरस्वती में छपी थी। बात करें नाचिकेतोपाख्यान तो आपके सदल मिश्र की है, ये सब रचनाएं आपको याद हो गई हैं। रानी केतकी की कहानी या उदय भानचरित इंचालना खां की। यमलोक की यात्रा अगर बात करें तो राधाचरण गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना है। पद्म पराग, पद के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। तो पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना है पद्म पराग। बात करें तो पद के साथी आप देखेंगे महादेवी वर्मा की है। 10 तस्वीरें अगर आप देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर। रेखा और रंग ये हैं विनय मोहन शर्मा, जिसका हमें पता है, आपको ज्ञात होगा, उसका नहीं बताते हैं, बाकी का हम उत्तर बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। बात करें तो इसमें जो है जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है उसकी अगर बात करें तो अभिधा है। और शब्द शक्तियाँ अगर आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में क्लासेज जो हम बोर्ड में पढ़ा रहे थे वो क्लासेज लगी हुई हैं। व्याकरण की कुछ काव्य शास्त्र पूरा है, भाषा विज्ञान पूरा है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। शोक, रति, हास, उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब जिन भी बच्चों के आप बताइएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा सकें। संख्या नहीं बढ़ाएंगे लेकिन प्रश्नों के जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। जिन भी बच्चों को एडमिशन या प्रैक्टिस सेट से संबंधित जानकारी लेनी है शुरू में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।